हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी पीटी एग्ज़ाम 2022। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसे एक बार ज़रूर देख लें। और जो लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो तो इसे 1 से 2 बार 3 बार देख सकते हैं। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा कि सिलवास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी घाटी में, बिल्कुल सही है। इसके बाद है वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा कि यूरोप में कौन सा घास मैदान है, तो वो है स्टेपीज। स्टेपीज। और ध्यान रखिएगा कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ है, प्रेरी ये तो है उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद है सवाना कहाँ पे है, तो ये है मध्य अफ्रीका में। इसके बाद लिखिएगा लानोज, ये लानोज कहाँ पे है, तो ये है वेनेजुएला में। और कैंपोस कहाँ पे है, वो है ब्राज़ील में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 157 का संबंध है राज्यपाल के योग्यता से। ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल के रूप में ये नियुक्ति के लिए योग्यता से। चलिए देखते हैं कि राज्यपाल की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 153 के तहत। और ध्यान रखिएगा कि राज्य की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है, तो राज्यपाल में। किस अनुच्छेद के तहत, तो 154 के तहत। अब ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, तो 155 के तहत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विशाल महासागरीय विस्तार। चूँकि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जल की मात्रा क्या है, तो ज़्यादा है, इसीलिए क्या है यहाँ पे कम टेढ़ी मेढ़ी है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1993 ईस्वी में किया गया था। और इसका हेड किसे बनाया जाता है, तो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष बनते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। इसके बाद है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त 1905 ईस्वी को मेजर ध्यानचंद की जन्म हुआ था प्रयागराज में। इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस। और ध्यान रखिएगा कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और एक इनकी आत्मकथा है गोल। ध्यान रखिएगा भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेल कब मनाया गया था, तो 2012 ईस्वी में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, लेकिन मॉरिशस नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें टोटल देश हैं 8। चलिए देखते हैं और कौन से 5 हैं, तो पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है और भूटान है। ध्यान रखिएगा भूटान और बांग्लादेश। तो 5 3 8। और ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान ये अंतिम देश है, ये कब बना था, तो 2007 में इसका सदस्य बना था। और ध्यान रखिएगा इस सार्क की स्थापना कब की गई थी, तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समीर बी कामत डैश डैश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद धारण किए हैं। तो ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र में किए हैं, तो ये किए हैं रक्षा के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा कि डीआरडीओ के हेड कौन है, तो समीर कामत हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। ध्यान रखिएगा कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर के उत्पादन से तो कौन रखता है प्रथम स्थान, वो रखता है तमिलनाडु। और ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वो करता है यूपी। ध्यान रखिएगा यूपी। इसके बाद है कि हेलसिंकी की राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा हेलसिंकी किसकी राजधानी है, ये है फिनलैंड की। ध्यान रखिएगा किसकी राजधानी है, ये है फिनलैंड की। इसके बाद है गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा कि जो गांव स्तर पर जो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है भू संतुलन शब्द सबसे पहले प्रयोग किया। तो ध्यान रखिएगा कि भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था डटन के द्वारा। इनका पूरा नाम था क्लेरेंस डटन।
तो पूछा जाए कि भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था क्लेरेंस डटन के द्वारा किया गया था। इसके बाद है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा MS स्वामीनाथन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी 1966 से 67 में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और ध्यान रखिएगा ये जो देख रहे हैं हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। और ध्यान रखिएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और लेकिन ध्यान रखिएगा पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक देश किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है फिलीपींस को माना जाता है। और ध्यान रखिएगा कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा था, तो वो गेहूं के क्षेत्र पर, गेहूं के फसल पर पड़ा था। ध्यान रखिएगा गेहूं के क्षेत्र, गेहूं के फसल पर। इसके बाद है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो ध्यान रखिएगा कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो वो चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और ध्यान रखिएगा इनके द्वारा एक उपाधि धारण की गई है गंगईकोंड चोलपुरम। ध्यान रखिएगा कि गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि किसने धारण की है, तो राजेंद्र प्रथम। इसके बाद है कि सुगौली की संधि नेपाल कब संपन्न हुई, तो ध्यान रखिएगा कि सुगौली की संधि कब हुई थी, वो हुई थी 1816 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच, तो अंग्रेज और नेपाल के बीच हुई थी। ध्यान रखिएगा कि पहला आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1814 से 16 के बीच हुआ था। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो सुगौली संधि के तहत हुआ था। ध्यान रखिएगा कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय घटा था, तो वो घटा था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा हेस्टिंग के समय, लॉर्ड हेस्टिंग के समय यह पहला घटना हुआ था। इसके बाद है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थल की खोज की है। ये कहाँ पे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है और माधवगढ़ ये कहाँ पे है, तो MP में है। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है, वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1951 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है दिल्ली में। इसके बाद है कि निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 ईस्वी में भारत से ऊंचा स्थान था, तो ध्यान रखिए कौन सा है, तो श्रीलंका का कितना है, वो है 73वां। ध्यान रखिएगा कि HDI, ध्यान रखिएगा HDI मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत के स्थान कितना है, तो 132 है। ध्यान रखिएगा कि भारत का स्थान कितना है, 132 है। और इसे कौन जारी करता है, तो वो करता है UNDP। ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद है कि सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की विजेता कौन है, तो ध्यान रखिएगा कि 2022 की विजेता कौन है, तो वो है प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया था। ध्यान रखिए आपको याद रखना है कि सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है उड़ीसा आपदा प्रबंधन को दिया गया है। इसके बाद है कि भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो भाषा सम्मान है ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये दिया जाते हैं साहित्य अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाते हैं। और ध्यान रखिएगा इस साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार की स्थापना 1954 हुई थी। और भाषा सम्मान किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो साहित्य अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्राइब माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखी है, तो किसकी है ये, रत्नाकर सेठी की है। इसके बाद है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान के बंगा गांव में। ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के बंगा गांव में हुआ था, कब, तो 1907 ईस्वी में। और इनको फांसी कब दिया गया था, तो 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ध्यान रखिएगा इन्हें आमोद नामक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे।
लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि पार्श्वनाथ के द्वारा 4 अनुव्रत दिए गए हैं। कौन कौन सा हैं? तो वो हैं सत्य, इसके बाद अहिंसा, अस्तेय, इसके बाद है अपरिग्रह। ध्यान रखिएगा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह किसके द्वारा दिए गए हैं? ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए हैं। और 5वां कौन सा है? तो वो है ब्रह्मचर्य। ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्य किसके द्वारा दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं महावीर स्वामी के तहत। तो जैन धर्म में कुल अनुव्रतों की संख्या कितनी है? तो 5 हैं। 4 किसके द्वारा दिया गया था? तो पार्श्वनाथ के द्वारा। और 5वां कौन सा है? तो ब्रह्मचर्य किसके द्वारा दिए गए हैं? तो महावीर स्वामी के द्वारा। इसके बाद है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है? दोस्तों ये अब चेंज होते रहता है, तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट चलते हैं 24। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? वो किया गया था 1963 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। और एफसीआई की स्थापना वो की गई थी 1965 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। ध्यान रखिएगा कि राजाजी नेशनल जो पार्क है ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है एशियाई हाथी के लिए। ध्यान रखिएगा, एशियाई हाथी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो राजाजी नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसके बाद है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से 26 में। ध्यान रखिएगा 1824 से 26 के बीच हुआ था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये किसके समय हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। इनका जो कार्यकाल था वो था 1823 से लेकर 1828 के बीच था। तो पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। इनका कार्यकाल 1823 से 1828। तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? वो हुई थी यांडबू संधि। यांडबू संधि कब हुई थी? तो 1826 ईस्वी में। इसके बाद है कि चलिए बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार हैं तो क्या है? तो एक है राजस्व घाटा राज्य। इसके बाद है कि विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया गया है? यानी कहने का मतलब है कि जो संसद कानून बनाता है उसका सही ढंग से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो वो है अधीनस्थ विधान समिति। इसकी गठन कब की गई थी? तो 1953 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी में भी पूछा है और बिहार एसएससी में पूछा है। तो कौन जांच करता है? वो करता है अधीनस्थ विधान समिति। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सभी बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना। ये कब शुरुआत हुआ था? तो 2014 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को जोड़े गए? तो ध्यान रखिएगा किसके तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा किस संसद में? तो 323 के ए में जोड़ा गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका होगा 32 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवाद का निर्धारण से संबंधित है? ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाता है तो उसका निर्धारण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट करता है किस अनुच्छेद का प्रयोग करके? तो अनुच्छेद 71 के तहत। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसका निर्धारण, उसका फैसला कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 71 के तहत। इसके बाद है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ध्यान रखिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 ईस्वी में।
कहाँ से? तो हरियाणा के पानीपत से, ध्यान रखिएगा पानीपत से। इसके बाद है कि किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो 1966 से 69 को कहा जाता है। इसमें एक एक वर्ष का योजना चला था। और ध्यान रखिएगा कि 1978 से 1980 जो कि जनता पार्टी की सरकार आई थी, इसे क्या कहा जाता है? तो अनवरत योजना। ध्यान रखिएगा अनवरत योजना की काल किया था तो 1978 से 1980 था, या रोलिंग योजना। इसके बाद है कि अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है। तो क्या करता है? अनुच्छेद 39 में एक क्या कहता है? तो सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता। ध्यान रखिएगा कि सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 39 के ए में किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में। इसके बाद है कि राज्यों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो ध्यान रखिएगा कि बिंबिसार जो था किस वंश के शासक था? वो था हर्यक वंश के। और ध्यान रखिएगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। इसके बाद है और ध्यान रखिएगा कि इसने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो वो बनाया था राजगीर। ध्यान रखिएगा कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बिंबिसार राजगीर बनाए थे। और ध्यान रखिएगा राजगीर ऐसा क्षेत्र है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? वो है राजगीर। इसके बाद है निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो ध्यान रखिएगा कि शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? वो होती है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है। और ध्यान रखिएगा भूमध्य सागरीय जो प्रदेश होता है ये फलों के उत्पादन से बहुत ही अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा कि फल के उत्पादन से कौन संबंधित है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसके बाद है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। ध्यान रखिएगा किसके जन्म दिवस पर? तो वो मनाया जाता है अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2008 ईस्वी में मनाया गया था। और ध्यान रखिएगा कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो देख रहे हैं 8 सितंबर, इसके दिन क्या मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और राष्ट्रीय टीचर डे कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को। और विश्व टीचर डे कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 8 अक्टूबर को। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? 2008 में। और किसके जन्म दिवस मनाते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, आज़ाद के जन्म दिवस पर, सॉरी। इसके बाद है कि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा का अर्थ है। ध्यान रखिएगा कि CRR कैश रिजर्व रेशियो ये क्या होता है? तो कोई भी जो कमर्शियल बैंक होता है वो अपने कुछ राशि का भाग किसमें रखना पड़ता है? तो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये कौन तय करता है? तो आरबीआई करता है। ठीक है, ये इसमें होगा जो राइट आंसर होगा वो होगा वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम हो जाएगा। जब CRR में वृद्धि कर देगा आरबीआई तो उसके पास जो उधार देने का पैसा होगा वो क्या होगा? ग्राहकों के लिए कम हो जाएगा। इसके बाद है कि शिंजो आबे डैश के प्रसिद्ध नेता थे। तो ध्यान रखिएगा कि शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ये जापान के थे। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ध्यान रखिएगा कि गोली मार के हत्या किसे कर दी गई है? ये किया गया था 2022 में ही इनको हत्या कर दी गई है। किसकी? तो शिंजो आबे की। इसके बाद है कि जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ध्यान रखिएगा कि जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किए गए थे। इसके बाद देखिएगा कि ठाकुर कुशल सिंह कहाँ से किए थे? तो अहुआ से किए थे। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। इसके बाद है नाना साहब कानपुर से। इसके बाद है 41 के बाद 42। इसके बाद है कि वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे दिए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा कि रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसे दिए गए हैं 2021 में? वो दिए गए हैं नीना गुप्ता को दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा
कि रामानुजन पुरस्कार 2021 गणित के क्षेत्र में किसे दिए गए हैं? नीना गुप्ता को दिया गया है। और ध्यान रखिएगा कि रामानुजन पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो 2005 ईस्वी में दिया गया था। ध्यान रखिएगा कि रामानुजन पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 2005 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद है कि भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो ध्यान रखिएगा कि हावड़ा कालका मेल का नया नाम क्या कर दिया गया है? वो कर दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। और ध्यान रखिएगा इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस। ध्यान रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। इसके बाद है कि मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? यानी कहने का मतलब है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो किसकी सहायता करते हैं या किसे सलाह देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद होगा 163 नहीं होगा, ये होगा अनुच्छेद, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 153। ठीक है, अनुच्छेद 163 के तहत। ध्यान रखिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत सीएम जो होते हैं वो राज्यपाल को सहायता देते हैं यानी सलाह देते हैं? तो अनुच्छेद 163 के तहत। और ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 164 में किसकी चर्चा की है? तो सीएम की चर्चा की गई है। इसके बाद है एडवोकेट जनरल की चर्चा अनुच्छेद 165 में। इसके बाद है कि भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को कहाँ समर्पित किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा कि भारत का ये पहला है, ये हरित हाइड्रोजन प्लांट है। कहाँ लगाए गए हैं? तो ये लगाए गए हैं असम के गुवाहाटी में। इसके बाद है कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? ये थी शारदा लिपि। इसके बाद है विपक्ष दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो कितने सीटों की आवश्यकता होती हैं? वो होती हैं सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। कितना होते हैं? 10वां। टोटल कितना सदस्य होते हैं? तो 545 होते हैं। और 545 का 10वां भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? वो होगा 55 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 55 सदस्य रह गए तो वो क्या बन सकते हैं? तो ये बन सकते हैं विपक्ष का नेता। और ध्यान रखिएगा कि विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद है ध्यान रखिएगा इस पद की शुरुआत कब से की गई थी? वो किया गया था 1977 ईस्वी से। ध्यान रखिएगा कि विपक्ष के नेता को मान्यता कब दी गई थी? तो 1977 ईस्वी से शुरुआत की गई थी भारत में। इसके बाद है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा कि भारत की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है और इसमें कुल कितने भाषा हैं? वो हैं 22। और मूल संविधान में कितने थे? तो वो थे 14। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। 8 9 कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1963 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और ध्यान रखिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया। तो वो है कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ध्यान रखिएगा कि कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को कब जोड़ा गया था? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और ध्यान रखिएगा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन से हैं? तो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषा को जोड़ा गया था। टोटल कितना हुआ? 8। तो 14 8 22। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि डैश डैश राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किसे दिया गया है? ये देना चाहिए कर्नाटक होना चाहिए इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं। ये जो होगा शिवराजपुर तट ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ध्यान रखिएगा कि शिवराजपुर तट ये कहाँ पे है? इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ध्यान रखिएगा कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसे दिया जाता है? तो साफ समुद्री राज्यों को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे साफ समुद्र होते हैं उसी को दिया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। तो पूछा जाए कि शिवराजपुर तट कहाँ पे है? ये है गुजरात में। इसके बाद है
कि भारत का पहला चंद्र अभियान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा कि चंद्रयान का लॉन्च कहाँ से किया गया था, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। कब किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। ध्यान रखिएगा कि 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो चुका है, कब, तो 14 जुलाई 2023 को। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 50 के बाद क्वेश्चन है 51 किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिए गए हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिए गए हैं, एंजेला मर्केल को दिए गए हैं। और ध्यान रखिएगा ये जर्मनी के हैं, पूर्व चांसलर भी रह चुकी है। कौन, तो एंजेला मर्केल। और ध्यान रखिएगा इसके बाद है यूएई की मुद्रा क्या है। तो ध्यान रखिएगा जो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, इसकी जो मुद्रा है वो है दिरहम। ध्यान रखिएगा यूएई की मुद्रा क्या है, तो दिरहम है। और ध्यान रखिएगा रुपया कहाँ की है, तो ये है इंडोनेशिया की। ध्यान रखिएगा पूछा जाए कि रुपया कहाँ की है, तो ये है इंडोनेशिया की। और ध्यान रखिएगा रुपया कहाँ की है, तो ये है मालदीव की। ध्यान रखिएगा रुपया पूछे तो इंडोनेशिया, लेकिन रुपया पूछे तो मालदीव। इसके बाद जो देख रहे हैं दिनार, ये कहाँ की है, ये है इराक की। कहाँ की है, इराक की। और ध्यान रखिएगा एक और है तुगरिक, ये कहाँ की है, तो ये मंगोलिया की क्या है, तो मुद्रा है। तो चलिए फिर से समझते हैं यूएई की मुद्रा क्या है, तो दिरहम है। रुपया कहाँ की है, तो इंडोनेशिया की है। और ध्यान रखिएगा रुपया कहाँ की है, तो जो रुपया है ये कहाँ की है, ये है मालदीव के। और ध्यान रखिएगा दिनार कहाँ का है, ये है इराक का। इसके बाद है और ध्यान रखिएगा ये जो देखें रियाल है, रियाल ये कहाँ की है, तो ईरान की। ध्यान रखिएगा ईरान की मुद्रा कौन सा है, तो रियाल है। इसके बाद है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल डैश डैश राष्ट्रमंडल खेल थे, तो कौन से क्रम के था, तो वो था 22वें क्रम की। ध्यान रखिएगा इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड के बर्मिंघम में। कहाँ किया गया था, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है, तो चौथे स्थान पर भारत है पूरे वर्ल्ड में। और पहला स्थान किसका है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का। ध्यान रखिएगा कौन सा है देश, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और ध्यान रखिएगा कि भारत ने कुल कितने पदक जीता था, तो 61 पदक जीता था, जिसमें से 22 गोल्ड, इसके बाद 16 जो जीता था वो रजत पदक। और इसके बाद है 23 जो जीता था वो जीता था कांस्य पदक। 6 3 9 2 11 2 2 4 1 5 6, तो टोटल ध्यान रखिएगा कितने जीता था, 61। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा गृह विभाग होता है, राज्य विभाग होते हैं, आंतरिक सुरक्षा विभाग होता है, लेकिन कानून व्यवस्था विभाग इनके अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद है कि शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी, तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी में हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि शिवाजी के द्वारा 35 किलो में से, ध्यान रखिएगा कि शिवाजी के पास कुल कितने किले थे, तो 35 थे। और इनमें से 23 किले किसे दे दिए, तो मुगलों को दे दिए। ध्यान रखिएगा कि 23 किले किसे सौंप दिए थे, तो मुगलों को। और 12 कितने रखे थे अपने पास, तो 12 रखे थे। इसके बाद है इसके बाद जो क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। ये दोस्तों देखिए सभी मैथ का क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार देख लीजिए इसे। चलिए हम लोग देखते हैं कि विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा विभवांतर किससे मापा जाते हैं, तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाते हैं। और ध्यान रखिएगा गैलोनोमीटर से क्या मापा जाते हैं, ये माना जाते हैं सूक्ष्म विद्युत धारा की माप। ध्यान रखिएगा कि अति सूक्ष्म धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर। और ध्यान रखिएगा अमीटर क्या है, तो विद्युत धारा किससे मापते हैं, तो अमीटर से मापते हैं। और ध्यान रखिएगा एनीमोमीटर हवा की गति किससे मापते हैं, तो एनीमोमीटर से। चलिए इसके बाद देखिए ये प्रश्न है मैथ का है। चलिए इसके बाद और देखते हैं कि लैक्टिक अम्ल कौन सा समझौता प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखिएगा लैक्टिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं, तो दूध में पाए जाते हैं। और ये कौन सा समझौता प्रदर्शित करता है, ये करता है प्रकाशिक समझौता। ध्यान रखिएगा कि लैक्टिक अम्ल कौन सा समझौता प्रदर्शित करता है, तो प्रकाशिक समझौता। इसके बाद है कि कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं रखता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो देख रहे हैं महाधमनी, हृदय और यकृत उत्सर्जित पदार्थ करते हैं, लेकिन आमाशय क्या है, तो ये ग्रंथि है। ध्यान रखिएगा बाह्य और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि। इसके बाद है
कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1 सिग्मा और 2 पाई। इसके बाद है वह सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। ध्यान रखिएगा, वह कौन सा ऐसा सवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कौन सा है, क्लोरेला। ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो क्लोरेला। इसके बाद है कि ब्रेड बनाने में डैश डैश उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि ब्रेड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वो किया जाते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। ध्यान रखिएगा कि ब्रेड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। इसके बाद है कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं शलाका तथा शंकु उपस्थित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि रड कोशिका और शंकु कहाँ उपस्थित होती हैं, वो होती हैं आँख के रेटिना में। इसके बाद है, चलिए देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें नहीं है, तो चलिए दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।